हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्टकॉम में। दोस्तों, सभी चैप्टर की तरह हम लोगों ने इस चैप्टर का भी पूरा थ्योरी यानी कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को कवर कर लिया है। तो प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप उसको जाके देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। इससे दोस्तों क्या होगा, मैं इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ ये सभी क्वेश्चन आपसे यूं ही सॉल्व हो जाएगा अगर आप लोग थ्योरी को यानी कि एक्सप्लेनेशन को इस चैप्टर का देख लीजिएगा तो। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है चैप्टर 3। ठीक है, इसी का हम लोग लघु और दीर्घ क्वेश्चन को करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं, वर्चस्व का क्या अर्थ है। दोस्तों फिर से बता दूं, अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे तो इससे क्या होगा, ये सभी क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्चस्व का क्या अर्थ है। तो देखते हैं यहाँ पर, वर्चस्व जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हेजमनी, ताकत से जुड़ा हुआ है। विश्व राजनीति में भी विभिन्न देश या देशों के समूह शक्ति पाने और कायम रखने की लगातार कोशिश करते हैं। यह ताकत सैनिक प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक वृद्धि के रूप में होती है। इन सभी क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित करना ही वर्चस्व है। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया कि कोई भी आदमी हो, कोई भी एक आदमी का एग्जांपल अगर लेते हैं तो कोई आदमी क्या करता है, गांव में बड़ा बनने का कोशिश करता है और वो एकदम अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है कि हम ही को सबको माने, कोई भी काम हो सबको हम ही को कहे। तो उसी तरीके से कोई देश होता है जो कि सैनिक प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक वृद्धि, सैनिक प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक वृद्धि के रूप में होती है। इन सभी क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित करना ही वर्चस्व है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अमेरिका का वर्चस्व कब स्थापित हुआ। तो ये जो अमेरिका है इसका वर्चस्व कब स्थापित हुआ था, क्योंकि ये भी तो सब कुछ करना चाहता था, राजनीति वगैरह करना चाहता था, आर्थिक शक्ति दिखाना चाहता था और दिखाया भी बेसिकली। तो देखिए अमेरिका का वर्चस्व कब स्थापित हुआ। तो सामान्य रूप से अमेरिका का वर्चस्व 1991 से माना जाता है, जब महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ का पतन हो गया और वह अंतरराष्ट्रीय से गायब हो गया, तो अमेरिका अब भी बढ़ी हुई ताकत के साथ कायम था। मतलब क्या है, जैसे कि आपको मालूम है शीत युद्ध जो चला था, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है 1945 से लेकर के 91 तक। ठीक है, तो ये जो शीत युद्ध चल रहा था, तो क्योंकि सोवियत संघ पीछे हट गया, जिसके कारण ये युद्ध जो है, मतलब वैसे तो ये युद्ध हुआ ही नहीं। तो क्या हुआ कि जब सोवियत संघ जो पीछे हट गया तो उसके बाद अमेरिका जो अकेले बच गया था और उस समय और उभर के आ गया। मतलब समझ रहे हैं, दो पार्टी था, दो पार्टी में एक पार्टी इधर चला गया तो एक पार्टी और ताकतवर हो गया, जबकि वो पता नहीं कौन रीजन से गया था, ये इसको नहीं मालूम है। लेकिन ये और तो अमेरिका अब भी बड़ी हुई ताकत के साथ कायम था। कुछ लोगों के विचार से अमेरिकी वर्चस्व कुछ पहलुओं का इतिहास 1991 तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पीछे 1945 से आरंभ होता है। वस्तुतः बाद में यह स्पष्ट हुआ कि विश्व वर्चस्व के दौर से गुजर रहा है। तो कोई कोई यानी कि इतिहासकार का ही कोई मानना है कि नहीं, ये 1945 से ही जो है अमेरिका अपना प्रभुत्व जमाने के लिए यानी कि वर्चस्व स्थापित कर चुका था। ठीक है, लेकिन 1991 जो है आपका 100% करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था किसको कहा। ये जो जॉर्ज बुश नामक एक आदमी था, वो नई विश्व व्यवस्था ये किसको कहा, ये आपको सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा करने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया। कब? अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा करने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया और जीत लिया। कई देशों ने इराक से छोड़ने की अपील की और कई देश है जो कि इराक छोड़ने के लिए अपील किया। ठीक है, क्योंकि देखिए इराक जो है वो कुवैत पर जब कब्जा किया, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कब कब्जा किया, 1990 ईस्वी में किया। किसने किया? इराक ने कुवैत पर किया। ठीक है, आक्रमण करके। अब कई देश थे उस समय जो ये इराक को कह रहा था कि पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ठीक, अपील किया, उसे रिक्वेस्ट किया। इराक द्वारा अपील ना मानने पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। संयुक्त राष्ट्र का यह एक नाटकीय फैसला था, क्योंकि शीत युद्ध के विभिन्न विवादों के प्रति चुप्पी साध लेता था। अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था नाम दिया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, इसी ने इसे नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया। तो आपको समझ में आ गया, इराक जो है क्योंकि वो अपील नहीं माना, सबको रिक्वेस्ट करता सभी देश की, भाई तुम पीछे हट जाओ, कुवैत को छोड़ दो, आजाद कर दो, लेकिन वो नहीं माना। तभी अमेरिका बोला इसको, किसको? कुवैत को, कि जाओ, मतलब कि तुम बल प्रयोग का मतलब कि अनुमति दे दिया कि तुम बल अपना प्रयोग कर सकते हो, अपना ताकत इस्तेमाल कर सकते हो। और संयुक्त राष्ट्र का यह एक नाटकीय फैसला था। ठीक है, कोई मतलब अच्छा नाटक जो होता है वो नाटकीय फैसला था, क्योंकि शीत युद्ध के विभिन्न विवादों के प्रति चुप्पी साध लेना था। क्योंकि ये नाटकीय इधर इसलिए वो आ गया, जैसे कि आपको बता दे थोड़ा देर के लिए सुनिए यहाँ पर, जैसे कि मान लेते हैं इधर शीत युद्ध चल रहा है। ठीक है, इधर शीत युद्ध चल रहा है, इधर अमेरिका का बदनामी होता है, उधर और एक युद्ध चल रहा है, तो यहाँ से छोड़ करके इधर आ गया और इधर आकर के इस युद्ध को खत्म कर दिया, फिर इस युद्ध के बारे में कुछ बोला तो इधर आदमी भूल गया।
वही चीज जो है अमेरिका यहाँ पर किया था। तो अमेरिका इसी चीज को जो है जॉर्ज बुश जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे उसने कहा कि ये नई विश्व व्यवस्था है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है। ये जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है ये क्या है देखते हैं। इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा ना छोड़ने के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में 34 देशों की मिलीजुली और 66,000, कितना लिखा हुआ है 6,60,000, ठीक है 6,60,000 सैनिकों की विशाल सेना ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। इस युद्ध को प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस युद्ध को? प्रथम खाड़ी युद्ध। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। वस्तुतः अमेरिकी सैन्य अभियान का हिस्सा था और वस्तुतः जो अमेरिकी सैनिक है वो भी इस अभियान का मतलब कि इस प्लान का हिस्सा था। ठीक है, ऑपरेशन का हिस्सा था। ये जो इसी को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए जब इराक जो नहीं माना, सभी देश जो अपील किया इराक से कि तुम कुवैत को छोड़ दो, लेकिन वही नहीं छोड़ा, तो संयुक्त राष्ट्र के संघ में यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है उस में नेतृत्व कर रहा था, यानी कि वो उसी के अंडर में ये सभी देश 34 देश जो है वो मिलीजुली 6,60,000 सैनिकों का विशाल सेना इराक के विरुद्ध मोर्चा निकालने के लिए दे दिया। किसको? कुवैत को। ठीक है, और इसी युद्ध को जो है प्रथम खाड़ी का युद्ध कहा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस युद्ध को प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है, तो आप इसी युद्ध को, यानी कि जो ये इराक यानी कि ये जो संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में 34 देश जो मिला जुला करके 6,60,000 सैनिक था, विशाल सेना ने मतलब कि विशाल सेना दिया था किसको? कुवैत को, इराक के खिलाफ। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। और इस संघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो यही सैन्य अभियान है यानी कि ऑपरेशन है, इसी को हम लोग ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वॉर किस युद्ध को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए, कंप्यूटर युद्ध या फिर वीडियो गेम वॉर किस युद्ध को कहा जाता है? सभी क्वेश्चन में जितना भी कराता हूँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको मजा भी आ जाएगा। तो ये जो कंप्यूटर युद्ध है या फिर वीडियो गेम वॉर है किस युद्ध को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? देखिए प्रथम खाड़ी युद्ध जो कि 1990 को कंप्यूटर युद्ध कहा गया क्योंकि इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? 1990 ईस्वी को। इसी को हम लोग कंप्यूटर युद्ध कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया जाता था। तो क्यों का जवाब मिल गया। और कंप्यूटर युद्ध क्यों कहा गया? क्योंकि भाई प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 को कंप्यूटर युद्ध कहा गया क्योंकि इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था। उसके बाद इस युद्ध को दूरदर्शन पर विस्तार से दिखाया गया। विश्व के विभिन्न स्थानों पर बैठे दर्शक युद्ध को ध्यान से देख रहे थे कि इराकी सेना किस प्रकार पराजित हो रही है। इसी कारण वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। और क्योंकि टीवी पर जो है विस्तार से दिखाया गया सभी चीजों को, जो भी चीज हो रहा था, और विश्व के विभिन्न स्थानों पर बैठे दर्शक यानी कि पूरे दुनिया में लोग जहां भी बैठे हुए हैं इस युद्ध को ध्यान से देख रहे थे और इराकी सेना जो हार रही थी इसको भी देख रहे थे। इसी कारण इसको हम लोग वीडियो गेम वॉर भी कहते हैं। तो समझ में आ गया आपको, स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इसको कंप्यूटर युद्ध क्यों कहते हैं और वीडियो गेम वॉर युद्ध क्यों कहते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम खाड़ी युद्ध से अमेरिका को क्या आर्थिक लाभ हुआ? ये जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ 1990 तक के दशक 1990 में, इससे अमेरिका को क्या आर्थिक लाभ हुआ, किस तरीके से उसको लाभ हुआ, बेनिफिट हुआ? देखिए प्रथम खाड़ी युद्ध कहने को संयुक्त राष्ट्र संघ की विजय हुई, परंतु वास्तविक अमेरिका को मिला। कुवैत फिर उसके प्रभाव में आ गया जहां से अमेरिका तेल प्राप्त करता था। देख रहे हैं अमेरिका हर जगह चाल चलता है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध जो ये हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की विजय हुई है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है जिसके अंदर 34 देश आए थे उसका विजय हुई है, बट ऐसा नहीं है, परंतु वास्तविक जो है वो अमेरिका को मिला है। अमेरिका इसको ये किया। अब कुवैत जो है उसके प्रभाव में आ गया। किसके? अमेरिका के। क्यों आ गया? क्योंकि भाई ये अमेरिका जो है कुवैत को जिताया है, कुछ भी है, ठीक है, उसके प्रभाव में आ गया। अब वहां से वो तेल प्राप्त करता था। ठीक है, अब देखिए अमेरिका ने इस युद्ध के नाम पर जमकर मुनाफा कमाया। कई रिपोर्टों के अनुसार उसने जितना धन इस युद्ध में खर्च किया उससे कहीं ज्यादा रकम उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब से प्राप्त हुई। तो अमेरिका, एक रिपोर्ट के मुताबिक है कि अमेरिका जितना ने यानी कि अनुसार जितना धन इस युद्ध में खर्च किया था अमेरिका, उससे कई गुना ज्यादा जर्मनी, जापान और सऊदी अरब से प्राप्त किया अमेरिका। ठीक है, धन यानी कि रकम। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश क्यों हुआ? ये जो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच है इसका आदेश क्यों हुआ? देखिए मैं जितना भी क्वेश्चन आपको कराता हूँ ये सभी क्वेश्चन हो सके तो आप कॉपी कलम में नोट कर दीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर हो सके तो सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इससे क्या रहेगा, आपका दिमाग में सारा चीज बैठा हुआ रहेगा और आपको जब भी डाउट हो फिर से आप वीडियो देख लीजिएगा। चैप्टर 3 का, चैप्टर 4 का आपका दिमाग रटना नहीं है, आपका दिमाग में बैठ गया बस काम खत्म। ये नहीं कि बैठ के रट रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप लोगों को याद करना है।
अब देखिए ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश क्यों हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं आप लोगों तक आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, आवाज़ नहीं आती है। हाँ, आप लोगों तक क्लियर आ रही है, ठीक है। देखिए ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश क्यों हुआ, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जिसका नाम था क्लिंटन, क्या नाम था, क्लिंटन के दौर में एक बड़ी सैन्य कार्रवाई नैरोबी जिसको हम लोग बोलते थे केनिया और दार ए सलाम जिसको बोलते थे तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी हुई। ठीक है, कब हुई थी, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का यहाँ पर आदेश पूछ रहा है कि इसका आदेश आखिर क्यों हुआ, ये ऑपरेशन आखिर क्यों निकाला गया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जिसका नाम था क्लिंटन के दौर में, जब क्लिंटन अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसी समय एक बड़ी सैन्य कार्रवाई एक नैरोबी नाम का जिसको हम लोग केनिया बोलते हैं और दार ए सलाम यानी कि तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी हुई। ठीक है, उसके बाद देखिए इस पर जो है अमेरिका पर बमबारी हुआ। आतंकवादी संगठन अल कायदा को इस बमबारी का जिम्मेदार ठहराया गया। इस बमबारी के जवाब में ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश हुआ और ये जो बमबारी हुआ तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराया गया, तो अल कायदा को, किसको, अल कायदा को, और इसका जिम्मेदार ठहराया गया। और इसी के बमबारी के खिलाफ जवाब में यानी कि इसके खिलाफ में ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश हुआ। समझ में आ गया आपको। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9/11 से क्या समझते हैं आप। ये जो हम लोग 9/11 ऐसे करके लिखा हुआ रहता है, हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा है बहुत अच्छे से इसको। तो ये 9/11 से आप क्या समझते हैं। देखिए विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा करके इनके द्वारा 11 सितंबर 2001 को विभिन्न महत्वपूर्ण इमारतों को ध्वस्त कर दिया। ठीक है, विभिन्न अरब देशों के 19, क्या लिखा हुआ, 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा करके उनके द्वारा 11 सितंबर 2001 को विभिन्न महत्वपूर्ण इमारतों को ध्वस्त कर दिया। इस हमले को 9/11 कहा गया। वस्तुतः अमेरिका में माह सितंबर को तारीख 9 से पहले लिखने का चलन है। इसी का संक्षिप्त रूप 9/11 है, जबकि भारत में इसे 11/9 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी व्यावसायिक जो कंपनी था वो सबको व्यावसायिक कंपनी मतलब क्या हुआ, जो कि बिजनेस वाला जो विमान था, एरोप्लेन था, उस पर कब्जा करके और उसके द्वारा 11 सितंबर 2001 को जो विभिन्न महत्वपूर्ण इमारतों को ध्वस्त कर दिया और 11 सितंबर 2021 को बहुत सारी इमारतों को जो है खत्म कर दिया। ठीक है, और इसी हमले को 9/11 कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में माह सितंबर के 9 तारीख से पहले लिखने का चलन है। इसी का संक्षिप्त रूप है। तो अमेरिका जो है वो सितंबर में 9 से पहले जो है ये लिखने का चलन है। ठीक है, इसलिए इसको 9/11 कहा जाता है, जबकि भारत में इसको जो है 11/9 लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की घटना का उल्लेख कीजिए। ये जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम है, इस घटना का यानी कि ये क्यों पड़ा, इसका उल्लेख व्याख्या करने के लिए कह रहा है। तो देखिए 9/11 के जवाब में अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के रूप में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। क्या चलाया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। यह अभियान उन सभी के विरुद्ध चलाया गया जिन पर 9/11 का शक था। मुख्य निशाना अल कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। तो आपको समझ में आ गया, जो 9/11 के जवाब में जो अमेरिका है वो आतंकवाद के विरुद्ध में विश्वव्यापी युद्ध के रूप में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था। किसके खिलाफ है, 9/11 के जवाब में ही अमेरिका जो है विश्वव्यापी युद्ध यानी कि एकदम पूरे दुनिया भर में चलाया था, जिसको क्या नाम दिया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। क्या है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये कभी कभी इंग्लिश में भी लिखा रह सकता है, इसलिए एक बार बता देते हैं। ये ऑपरेशन है, उसके बाद ये एंड्यूरिंग है, इन DURING, फ्रीडम मतलब आज़ादी, FR। तो क्योंकि अमेरिका था तो वो अपना इंग्लिश में ही तो चला रहा था ना, हिंदी थोड़े जानता था, वो इंग्लिश में ही निकालता था कोई भी ऑपरेशन। इसलिए हम लोग ऑपरेशन का नाम जो है वो जैसे रहता है उसी तरह करते हैं। ठीक है, जैसे आप चंपारण आंदोलन है तो ऐसा नहीं है कि चंपारण आंदोलन को इंग्लिश में कुछ और बदल देगा, तो उसको चंपारण आंदोलन ही बोलेगा। ठीक है, और यह अभियान उन सभी के विरुद्ध चला गया। और ये जो अभियान चलाया था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का अभियान, ये सभी पर चलाया गया जो कि 9/11 का शक था, जिन पर 9/11 का शक था। मुख्य निशाना अल कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया, जो कि अभी तक अफगानिस्तान के तालिबान वाला मैटर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या लिखा हुआ है, कॉलिशन ऑफ विलिंग्स, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्षांशियों का महाजोत क्या है। ये जो कॉलिशन ऑफ विलिंग्स है, अक्षांशियों का महाजोत, ये क्या है, आपको सिंपली ये क्वेश्चन पूछ रहा है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलिए हम लोग आंसर को देखते हैं। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में अमेरिका के नेतृत्व में 40 से अधिक देश शामिल हुआ था। ये जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम है और अमेरिका के नेतृत्व में जो है 40 से अधिक देश शामिल हुआ था। विभिन्न देशों के इस महाजोत को कॉलिशन ऑफ विलिंग्स, क्या कहते हैं, कॉलिशन ऑफ विलिंग्स कहा गया। इनके द्वारा इराक पर जबरदस्ती हमला किया गया और इन्हीं के द्वारा इराक पर जो है जबरदस्ती हमला किया था। ये 40 देश के मतलब ही मिला जुला के। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिशन ऑफ विलिंग्स।
जिसको हम लोग बोलते हैं अक्षांशियों का महायुद्ध। ये क्या है तो आपको समझ में आ गया। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में, ऑपरेशन इराकी जो फ्रीडम था, ठीक है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो था एक, उसी में अमेरिका का नेतृत्व में 40 से अधिक देश शामिल हुआ था और विभिन्न देशों के इस महायुद्ध को कॉलिशन ऑफ विलिंग्स कहा गया, ठीक है, और इनके द्वारा इराक पर जबरदस्ती हमला किया गया था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, ऑपरेशन इराक फ्रीडम के मुख्य परिणाम क्या है। यानी कि पूछ रहा है कि ये जो ऑपरेशन इराक फ्रीडम है, यानी कि ये जो चलाया गया था अभियान ऑपरेशन इराक फ्रीडम, इसका मुख्य परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला। देखिए इस युद्ध में इराक पराजित हुआ। सबसे पहले तो इराक जो हारा था तो इसी युद्ध से हारा था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम मतलब क्या हुआ आपको थोड़ा बता देते हैं। जैसे कि इंडिया वाला क्या था, किसी पर राज कर रहा है, ठीक है, तो इंडिया का पब्लिक थोड़ी ना चाहेगा कि राज करे या कुछ करे, वो सोचेगा हमको फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले। तो यही है ऑपरेशन इंडियन फ्रीडम भी बोल सकते हैं इस तरीके से। उसी तरह यहाँ पर बोला है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के मुख्य परिणाम क्या है, कि रिजल्ट क्या है। तो इस युद्ध में इराक पराजित हो गया, इराक जो है वो हार गया और सद्दाम हुसैन की सत्ता समाप्त हो गई, लेकिन इराक में शांति नहीं स्थापित हुई। तो ये जो युद्ध हुआ था तो ये तो हार गया, लेकिन सद्दाम हुसैन जो है उसकी सत्ता भी समाप्त हो गई, ठीक है, उसकी सत्ता भी खत्म हो गई, लेकिन इराक में शांति नहीं स्थापित हुआ। अमेरिका के 3000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए, जबकि इराक के सैनिक कहीं अधिक मारे गए। एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद लगभग 50,000 नागरिक इस युद्ध में खेत रहे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अमेरिका जो है उसके टोटल 3000 सैनिक मारा गया था, लेकिन इराक का इससे कहीं गुना ज़्यादा था। और एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद जो है लगभग 50,000 नागरिक, अमेरिका जब हमला किया उसके बाद लगभग 50,000 नागरिक इस युद्ध में खेत रहे हैं, ठीक है। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अमेरिका को ये अकल होनी चाहिए कि कहीं भी देखिए क्या है, एक सही बात ये है कि जैसे मान लेते हैं 9 आदमी गुनाहगार है, ठीक है, पाप किया है और उसमें से एक आदमी अच्छा है, तो जिसमें हम लोगों का कानून क्या है कि इवन एक के वजह से ये 9 को छोड़ दिया जाए। अब ये एक भी उसी के साथ मिला हुआ हम लोग को मालूम नहीं है, या फिर गोली चलाएंगे तो सब मर जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, इस एक की वजह से ये 9 को भी छोड़ देना पड़ता है, ऐसा नियम होता है। लेकिन अमेरिका वैसा नहीं है, सबको मार करके तब उसको भी मारेगा, लेकिन सबको उसको मारेगा चाहे इसके लिए कितना भी आदमी का जान देना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक है एक ध्रुवीय व्यवस्था का अर्थ, एक ध्रुवीय व्यवस्था का जो है सिंपली आपको बेसिकली यहाँ पर अर्थ पूछ रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी ध्यान से आप लोग देखेंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में किसी एक महाशक्ति या कहें कि उद्धत महाशक्ति के दबदबे में हो तो प्रायः उसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। यह भौतिकी के शब्द ध्रुव का यह एक प्रकार से भ्रामक प्रयोग है। इस व्यवस्था की उत्पत्ति सोवियत संघ के पतन के बाद हुई थी। तो यह क्या कह रहा है कि जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में किसी एक महाशक्ति, क्या है, किसी एक महाशक्ति या कहें कि उद्धत महाशक्ति के दबदबे में हो तो उसे हम लोग एक ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। समझ में आ गया इसका अर्थ क्या है। अब भौतिकी शब्द में यानी कि फिजिक्स के अर्थ में जो है ध्रुव का एक प्रकार के भ्रामक प्रयोग है। इस व्यवस्था की उत्पत्ति सोवियत संघ के पतन के बाद हुआ था। इस तरह का व्यवस्था जो है वो कब हुआ था, सोवियत संघ का जब पतन हो गया था, जब वो खत्म हो चुका था उसी समय हुआ था। अब देखिए आज अमेरिका की सैन्य शक्ति अनूठी मानी जाती है, क्यों। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 है कि आज जो अमेरिका का सैन्य शक्ति है, मिलिट्री है, वो अनूठी मानी जाती है, क्यों। तो अमेरिका आज अपनी सैन्य शक्ति के कारण ताकतवर माना जाता है। ये सैन्य शक्ति अनूठी है। अमेरिका जो है आज जो ताकतवर माना जाता है उसमें से एक शक्ति की वजह से, तो कई कारण है ताकतवर मानने का, लेकिन उसमें से एक कारण है आपका सैन्य शक्ति के कारण। क्या है, सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर, ठीक है। और यह सैन्य शक्ति अनूठी है। वस्तुतः अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बूते संपूर्ण विश्व में कहीं भी निशाना साध सकता है। उसके पास सही समय में अचूक और घातक हमला करने की क्षमता है। उसकी सेना विश्व के शेष देशों की तुलना में बेजोर है, ठीक है। तो अमेरिका जो है अपने सैन्य क्षमता के बूते यानी कि उसके बलबूते संपूर्ण विश्व में यानी कि पूरे दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है, कहीं भी हमला कर सकता है, क्योंकि उसके पास सही समय में अचूक और घातक हमला करने की क्षमता है अमेरिका के पास। और उसकी सेना विश्व के शेष देशों में, ठीक है, की तुलना में बेजोर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपका कमान का क्या अर्थ है। कमान, ये जो कमान हम लोग बोलते हैं इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। देखिए विश्व की अधिकांश सशस्त्र सेनाएं अपनी सैनिक कार्रवाई के क्षेत्र को विभिन्न कमानों में विभाजित किया। प्रत्येक कमान के लिए अलग अलग कमांडर होते हैं, ठीक है। तो विश्व की जो अधिकांश सशस्त्र सेना है और अपनी सैनिक कार्रवाई के क्षेत्र को विभिन्न कामों में विभाजित किया, और प्रत्येक कमान के लिए अलग अलग कमांडर होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक कमान के लिए जो है अलग अलग कमांडर होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विश्व स्तर पर सार्वजनिक वस्तुओं से क्या आशय है। ये जो विश्व स्तर पर सार्वजनिक वस्तु है इसका क्या मतलब है, क्या आशय है। देखिए विश्व स्तर पर सार्वजनिक वस्तुओं से आशय ऐसी वस्तुओं से है जिसका उपयोग कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरे को उपलब्ध इस वस्तु की मात्रा में कोई कमी नहीं आए।
समझ में आ गया आपको। तो विश्व स्तर पर जो सार्वजनिक वस्तु है उसका मतलब यही हुआ कि जब कोई भी आदमी विश्व स्तर पर सार्वजनिक वस्तु से यही आशा है कि कोई भी हो जब उस वस्तु का प्रयोग करता है, उपयोग करता है और कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरे को उपलब्ध इस की मात्रा यानी कि जो दूसरा है फिर से उसको उपयोग करना जा रहा है तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मात्रा में कोई भी कमी नहीं आएगी। सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण स्वच्छ वायु, सड़क और समुद्री व्यापार मार्ग आदि। ठीक है, और सार्वजनिक वस्तु का जो उदाहरण है स्वच्छ वायु है, सड़क और समुद्री व्यापार है, ये मार्ग आदि। समझ में आपको आ चुका है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इंटरनेट का अमेरिका से क्या संबंध है? ये जो इंटरनेट है इससे अमेरिका का क्या संबंध है देखते हैं। इंटरनेट तरंगों का जाल होता है जो संपूर्ण विश्व के देशों को जोड़ता है। इंटरनेट जो है वो तरंगों का जाल होता है जो कि संपूर्ण विश्व के देशों को, पूरे दुनिया में सभी देशों को जोड़ता है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। यह परियोजना 1950 ईस्वी में शुरू हुई थी। आज भी इंटरनेट उपग्रहों के एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है। ठीक है, तो इंटरनेट तरंगों का जो जाल होता है जो कि संपूर्ण विश्व के देशों में जोड़ना होता है। और उल्लेखनीय है कि अमेरिका सैन्य जो है वो अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। यह परियोजना 1950 में शुरू हुआ था। आज भी इंटरनेट उपग्रहों के एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपका, ब्रेटन वुड प्रणाली क्या है? ये जो ब्रेटन वुड प्रणाली है ये क्या है, आपको बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, इस प्रणाली के अंतर्गत वैश्विक व्यापार के नियम निर्धारित किए जाते थे। इन नियमों को अमेरिकी हितों के अनुकूल बनाया गया था। यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। तो समझ में आ गया, ये जो प्रणाली है वो किसके वैश्विक व्यापार के नियम निर्धारित किया गया था और इन नियमों को अमेरिकी हितों के अनुकूल बनाया गया। यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कैसे कह सकते हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित है? मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप लोग कैसे कह सकते हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व में अमेरिका वर्चस्व स्थापित है। देखिए, विश्व के अधिकांश लोगों और समाजों के बर्ताव व्यवहार 20वीं शताब्दी के अमेरिका के प्रचलित बर्ताव व्यवहार के प्रतिबिंब। अमेरिकी संस्कृति का एक पहलू यह भी है कि कोई भी अनिच्छा से नहीं रजामंदी मनवाई जाती है। ठीक है, तो कोई भी अपने इच्छा से नहीं, अनिच्छा से नहीं, उसे रजामंदी मनवाई जाती है। ये अमेरिका का एक प्रकार का पहलू ये भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, नाटो किस प्रकार अमेरिका के लिए व्यवधान है? तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर मैं वीडियो खत्म नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप अभी कितना क्वेश्चन है। उसके बाद फिर यहाँ आपका प्रश्न नंबर 1 से शुरू हो जाता है जो कि थोड़ा सा बड़े टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। उसके बाद नहीं होगा तो ये जो लघु उत्तर यहाँ पर मैं लिखा हूँ, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, क्योंकि ये 3 नंबर करके ही, अगर बड़ा बोर्ड है 3 नंबर का है तो 3 नंबर, या फिर 2 नंबर का तो 2 नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको तैयारी करना है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखा देते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है हो सकता है अगर वीडियो आज लंबी बन जाए तो हम लोग कल जरूर इसको कवर करेंगे, इसलिए प्लीज़ आप उसको जरूर देखिएगा। मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में, कल नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जो भी इसका होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को अभी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, नाटो जो है किस प्रकार अमेरिका के लिए एक व्यवधान है? अब व्यवधान क्या होता है, अमेरिका के लिए व्यवधान क्या होता है समझ लेते हैं। नाटो का पूरा नाम है उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? एक है उत्तर, एक है अटलांटिक, एक है ट्रीटी, एक है ऑर्गेनाइजेशन। इसी का फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है नाटो। ठीक है, आपको समझ में आ गया, उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसी का जो नाम अभी है नाटो है। यह 12 देशों का समूह है, टोटल 12 देशों का समूह है। ठीक है, और अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के इस संगठन को कायम रखने से जुड़ा है, क्योंकि इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो क्योंकि यह 12 देशों का समूह है और अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के लिए इस संगठन को कायम रखने से जुड़ा है, क्योंकि इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। ठीक है, अब देखिए इसी कारण इस बात की संभावना बनती है कि नाटो में शामिल अमेरिका के साथ देश उसके वर्चस्व को कुछ नियंत्रण लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण जो है इस बात की संभावना बनती है कि नाटो में जो शामिल अमेरिका के साथ देश के वर्चस्व पर कुछ नियंत्रण लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बैडमिंटन की रणनीति क्या है? ये जो बैडमिंटन है इसका रणनीति क्या है, इसको देख लेते हैं। वेरी क्यूट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, देखिए बैडमिंटन की रणनीति क्या है। बैडमिंटन की नीति का अर्थ है जैसे बहे बयार पीठ तेजी कीजिए। कुछ विद्वानों का कहना है कि भारत को अमेरिका के साथ मिलकर काम करने से अधिक लाभ होता है। कुछ ऐसे विद्वान जो भी कहता है कि भारत जब अमेरिका के साथ मिलता है तो लाभ अधिक होता है। ठीक है, अमेरिका के वर्चस्व में रहते हुए भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहिए, इससे बैडमिंटन की राजनीति स्थापित है। ठीक है, रणनीति कहते हैं, इसे बैडमिंटन की रणनीति कहते हैं, क्योंकि अमेरिका के वर्चस्व में रहते हुए भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहिए। इसी बैडमिंटन की रणनीति कहते हैं।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। टोटल शायद हम लोग 20 क्वेश्चन किए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट वहाँ पर आपको मिल जाएगा पार्ट 2 करके, ठीक है। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसी तरह ऑब्जेक्टिव का भी ऑलरेडी कवर कर रखा है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर कर रखा है। अब ये बच गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसमें से एक दो बार जो आपको बताया उस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नया वीडियो में। जितना भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं नोट या फिर क्वेश्चन को नोट जरूर लेना। फिर नया वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, ठीक है। ये पार्ट 1 था। तो फिर चलिए दोस्तों, आप लोग पढ़ाई करते ही अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट।